गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम लोग डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, ठीक है ना, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं वापस से। देखो, इसके पहले हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे हैं और जितने भी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं आपके लिए, वहाँ पर मैंने क्लासिकल जेनेटिक्स के लगभग 7 या 8 पार्ट डाले हैं और वहाँ पर मैंने आपको डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ भी बताया हुआ है। बट इसमें 1-2 टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, तो आज डिस्कशन हम उसी के करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मेंडल्स लॉ के बाद जब पोस्ट मेंडेलियन ईरा आया और उस पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में जब काम किया गया, जब उनके ऊपर में जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो बहुत सारे डेविएशंस देखने को मिले और उसी को रिस्पेक्ट में लेकर के और कुछ स्पेसिफिक लॉज दिए गए, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बताए गए और वो सारे के सारे जो डेविएशंस थे, ठीक है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। एक जो था वो इंटरजेनिक था और दूसरा जो है वो इंट्राजेनिक था। तो इंट्राजेनिक वाले जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पर कोडोमिनेंस बताया था, मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था, मल्टीपल एलिलिज्म बताया था, तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। आज मैं आपको बताऊँगा इंटरजेनिक इंटरेक्शन, जिसमें कि जो लोकस है क्रोमोसोम का, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ पेयर्स ऑफ एलील्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। ये अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग लोकस पर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से ही अपने कंडीशंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं ना। तो ये इंट्राजेनिक कंडीशन, यानी कि बहुत आपको अनरिलेटेड चीज़ें दिखाई देने वाली हैं यहाँ पर, खास करके जब आप एक स्पेसिफिक टाइप के जीन के एक्शन को पढ़ने जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इंटरजेनिक इंटरेक्शन में। और उसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरजेनिक इंटरेक्शन का, वो क्या है, वो है पैलियोट्रॉपी ऑफ जीन, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैलियोट्रॉपी? देखो, पैलियोट्रॉपी का मतलब होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरजेनिक इंटरैक्शन इन विच वन जीन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन जीन टू कैरी मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है, विच सीम्स अनरिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक इंटरजेनिक इंटरैक्शन है जिसमें कि एक पर्टिकुलर जीन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कैरी करने के लिए, ठीक है। एक से ज़्यादा कैरेक्टर को वो कैरी करते हैं एट अ टाइम, लेकिन ये कैरेक्टर जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, दे आर क्वाइट अनरिलेटेड टू ईच अदर। सो मैंने यही कहा कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जीन टू कैरी more than one characters and all these characters are seems unrelated to each other, ठीक है ना। ये बहुत अनरिलेटेड आपको दिखाई देंगे एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, ठीक है, एग्जाम्पल जो है, इसमें ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका मैं यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को मैं लिख रहा हूँ। उसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्यों भाई? तो देखो, सिकल सेल एनीमिया को लेकर के कि हाउ इट इज़ पैलियोट्रॉपिक जीन एक्शन, या फिर आप कह सकते हो हाउ इट इज़ टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ सिकल सेल ऑफ पैलियोट्रॉपी। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, देखो, जो सिकल सेल एनीमिया की हम बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एनीमिया, ठीक है ना, और हाउ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन बिकम सिकल सेल्ड ना, तभी तो जाकर के आप ये समझेंगे कि सिकल सेल एनीमिया में होता क्या एक्चुअली। तो देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, हालांकि दूसरे वीडियोस में जब हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करेंगे और जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तब भी ये वाली चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट आप यहाँ पर ये समझ लो कि देखो, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपकी होती है, आपको सबको पता है, आप सबको पता है कि आपकी जो ब्लड होती है, इट कैरीज वॉट, RBC, WBC, प्लेटिलेट्स एंड ऑल, ओके। और वहाँ पर जब आप RBC की स्टडी करने जाते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम की वीडियोज़ में भी मैं आपको बताऊँगा ये, तो जब आप उसकी स्टडी करने जाओगे तो इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाट, हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन का जो मतलब होता है, देखो, अगर आप कहते हो कि हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इज कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, हीमोग्लोबिन इज कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है ना। 2 पार्ट को ये कंसिस्ट करते हैं। पहला जो पार्ट है वो क्या है, वो है इसका हीम ग्रुप, और दूसरा जो है वो क्या है, इसका ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। हीम का मतलब क्या होता है भाई? हीम का मतलब होता है आयन, ठीक है ना। क्या होता है? आयन,
ठीक है। और ग्लोबिन इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, प्रोटीन। सो ग्लोबुलर प्रोटीन के ये बेस्ट एग्जांपल भी होते हैं, जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसके एग्जांपल लिए जाते हैं। तो खैर ये जो प्रोटीन होते हैं इनकी खासियत मैं आपको बता रहा हूँ। देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो बेसिकली स्फेरिकल या डिस्कॉइडल शेप्ड होते हैं, ठीक है। बट जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन होते हैं ये सिक्कल लाइक होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। ये ऐसे दिखाई देते हैं, सिक्कल लाइक, हसुआ जो होता है उस तरीके के ये दिखाई देते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और आपको समझा दूं मैं कि ऐसा क्यों होता है, कि बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपका जो ग्लोबिन है एक्चुअली, जब आप ग्लोबिन की स्टडी करने जाओगे तो इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स, क्योंकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ये एग्जाम्पल भी होते हैं ना। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक अल्फा टू बीटा टू। एक जो चेन है वो अल्फा का है, दूसरा जो चेन है वो किसका है, बीटा का है। तो यहाँ पर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फा चेन जो होते हैं इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 141 अमीनो एसिड, एंड बीटा चेन जो होते हैं इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, 146 अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। अब देखो जो बीटा चेन होता है, ध्यान देना, ये जो बीटा चेन आपको नजर आ रहा है ये बीटा चेन है और ये अल्फा चेन है। सो बीटा चेन जो होते हैं इनके 6th पोजीशन पर क्या होता है, पहले क्या प्रेजेंट होता था और अब क्या प्रेजेंट, बिकॉज ये प्रोटीन है तो ऑब्वियसली इट इज कंसिस्टेड ऑफ अमीनो एसिड्स ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि रिप्लेसमेंट की कंडीशन होती है कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, वैलिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, ग्लूटामिक एसिड होता था 6th पोजीशन पर, ये रिप्लेस हो जाता है किससे, वैलिन से, जिसके कारण क्या होता है, दोनों अमीनो एसिड्स हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, नॉर्मल शेप्ड जो हीमोग्लोबिन होते हैं इट कुड बिकम व्हाट, सिकल शेप्ड एट ऑल, ठीक है ना। अब ये जब सिकल सेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि एक हीमोग्लोबिन, चूँकि आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन ये रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, एंड द बाइंडिंग इज नोन एज व्हाट, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो इसको आप याद रखेंगे ना, कोऑपरेटिव बाइंडिंग के थ्रू एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकते हैं बाइंड करके, ठीक है ना। बट क्या होता है, जब वो स्फेरिकल शेप्ड होंगे तो उनकी सारी एक्टिव साइट्स आपको नजर आएंगे ना। बट जैसे ही सिकल शेप्ड के कंडीशंस की हम बात करते हैं, यानी जैसे ही नॉर्मल हीमोग्लोबिन बिकम सिकल शेप्ड, व्हाट विल हैपन, ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो ये 4 ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता होती है, जो चार ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है, ये क्या हो जाती है, ये डिमिनिश्ड हो जाती है, ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और हीमोग्लोबिन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एक साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सके, ओके। क्योंकि यहाँ पर इनके एक्टिव साइट्स को भी नुकसान पहुँचेगा। पहले स्फेरिकल थे तो एक्टिव साइट्स थे, बट जैसे ही इनके कन्फर्मेशन में चेंजेस हुए, ऑब्वियस सी बात है कि इससे एक्टिव साइट्स को भी नुकसान पहुँचेगा। सो सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन आर इनेबल टू कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ टाइम, ठीक है। तो उस कंडीशंस को अभी आपको ध्यान में रखना, और जिसके कारण क्या होता है कि ये मूवमेंट की कंडीशंस जो है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएंगे कि जो सेल तक या टिश्यूज़ तक जो पहुंचने वाले ऑक्सीजन होंगे उनकी कमी आ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेगुलर मेटाबॉलिज्म और ख़ास करके एनर्जी प्रोडक्शन की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो, या इंटरनल रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन कर जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पार्ट था, क्योंकि मैं आपको सिकल सेल एनीमिया से पहले सिकल सेल हीमोग्लोबिन या नॉर्मल हीमोग्लोबिन बता रहा था। बट अब हम आते हैं वापस से अपने एग्जाम्पल पर, हाउ सिकल सेल एनीमिया इज टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ पेलियोट्रॉपी जीन ना। तो देखो द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, एक जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिकल सेल एनीमिया के कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है। और यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलेरिया। देखो ये खास करके अफ्रीकन पीपुल के कंडीशंस में, जहाँ पर कि उसको क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मलेरिया के चांसेस होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रेगुलर हीमोग्लोबिन होते हैं उनके ऊपर में ही फीमेल हीमोफिलिस जो हैं वो वर्क करते हैं, उनके डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट अगर ये एक सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन हो जाएंगे तो फीमेल एनोफिलिस नेवर वर्क्स ऑन इट, जिसके कारण मलेरिया से बचा जा सकता है। तो देखो एक ही जीन जो सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही मलेरिया से बचाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर सकता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैंने आपको बताया। चूँकि अच्छा, जिस मलेरिया की बात हम वहाँ पर करते हैं खास करके अफ्रीकन पीपल में, देखो हीमोग्लोबिन अगर सिकल सेप्ड होता है तो मरने के चांसेस, यानी कि जो डेथ की पॉसिबिलिटी है वो बहुत रेयर है,
ठीक है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली होती हैं, बट डेथ की पॉसिबिलिटी रेयर है। लेकिन अगर आप एनीमिया की बात करते हैं सॉरी, अगर आप एनीमिया की बात करते अगर आप मलेरिया की बात करते हैं, तो जिस मलेरिया की बात हम कर रहे हैं वो मलेरिया क्या है, उसको कहा जाता है फेटल मलेरिया, ठीक है ना। खास करके उस मलेरिया को कहा जाता है बेनिगन टर्सियन मलेरिया, बेनिगन टर्सियन मलेरिया, जो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप के प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके कारण डेथ की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, द चांस ऑफ डेथ इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो अगर सिस्टम में ये नेचर ने उस तरीके के कंडीशंस अवेलेबल कराए हैं कि जो अफ्रीकन पीपल है, जहाँ पर कि ये मलेरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेटल माने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिथलिटी है इनकी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मारक होते हैं ये, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में द पीपल इन दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी व्हाट, सिकल सेप्ड, ठीक है ना। तो जैसे ही वो सिकल सेप्ड हो जाएंगे तो चांसेस जो होंगे ये बेनिगन टर्सियन मलेरिया के या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के जो कंडीशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने आप स्लो डाउन हो जाएंगे। तो एक ही जीन, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम एनीमिया, पर्सन फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैलियोट्रॉपी के कंडीशंस को समझ सकते हो। तो ये हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल द DNA अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इंटरजेनिक इंटरेक्शन को ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट भी हमारा ख़त्म हो गया, यानी हमने मेंडलिज्म ख़त्म कर लिया, हमने पोस्ट मेंडलिज्म ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, बट हम उसको कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप वॉच करते रहिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद फिर हम जाएंगे किसमें, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, नहीं, उसके बाद हम जाएंगे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो आप इस वीडियो को हमेशा वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और जब तक लॉकडाउन है तब तक तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं और बाकी बच्चों को भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।